बात तो नहीं की।
गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप चलिए फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। सेंट्रॉयड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मींस मीडियंस, हाउ मेनी मीडियंस आर देयर? 3. So 3 medians of triangle are concurrent, they pass through same point and their point of intersection is termed as centroid. तो पहला पॉइंट है, the medians of triangle are always concurrent and their point of intersection is called centroid of triangle. इतनी बात तो आप भी जानते थे पहले से। What else you know? इसी सेंट्रॉयड को सेंटर ऑफ मीन पोजीशन भी बोलते हैं। और ये सिर्फ ट्राइंगल नहीं, किसी भी सेट ऑफ पॉइंट, किसी भी फिगर के लिए, कि कोई भी अगर फिगर हो जिसकी एजेस क्या है, स्ट्रेट है, तो सेंटर ऑफ मीन पोजीशन इज सेंट्रॉयड। सो what else you know regarding centroid? It divides the median, every median in the ratio 2:1. How many of you can prove it? आप में से कितने लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है? सिमिलैरिटी से प्रूव किया होगा, अच्छी बात है। और बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के। चलो तो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मीडियंस की देखते हैं और वहीं से प्रूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है? तो मान लो जैसे कि एक जी पॉइंट को हम सेंट्रॉयड मान लें। मतलब मैंने एबीसी एक ट्रायंगल ले लो, तो ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ करना। स्केलिन मतलब जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हो। हाँ, सो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। फिर डी, गिवन अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सी ए। और एफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? Okay. So given a triangle ABC as vertices, D is the midpoint of BC, E of CA, and F is the midpoint of AB. So AD is one median, B is one median, and CF is one median. अब जरा इस मीडियंस को देखो। जब आप एक मीडियन ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल, जो मीडियन है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है। इज इट ट्रू? Yes, every median divides the triangle into two triangles of equal area. Yes, ये फैक्ट के फॉर्म में आपके दिमाग में है कि इसको प्रूव भी कर सकते हो? हाँ, जल्दी जल्दी आर्ग्यूमेंट दो। हाउ डू यू प्रूव दैट मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया? मतलब जितनी बातें आपने बताई थी ना कि मीडियन अंदर लाई करती हैं, तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैपिटल जी भी ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। और आपने बोला कि जो मीडियन है वो जी विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए हम आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने पूछा कि एनी मीडियन इफ ड्रॉन विल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। पैरेलल लाइन बना दें। हाँ, मतलब आप लोग, मैं कभी कभी आपके जो जवाब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब इनोवेटिव नहीं है, रादर वो इंफॉर्मेटिव है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आपको कुछ पढ़ा दिया, सिखा दिया गया है और उस सीखी हुई चीज को आप रिपीट करते हो। पैरेलल लाइन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस से कोई ट्रायंगल बनेंगे तो उसकी एरिया सेम होगी। बट क्यों सेम होगी? क्योंकि हाइट सेम होती है। दो पैरेलल लाइन के बीच की सेपरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है।
तो वो बोलने की बजाय आप सीधे अगर मेरे को ये बोलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, हालांकि वो भी अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा मेरे को कुछ भी। ये BC बेस है, तो बेस मान लो इसका मिड पॉइंट क्या है, D है। और आपको पता है कि A पॉइंट से अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, कहां पर, BC पर, तो ऑल्टीट्यूड हाइट क्या हुई इसकी, H, और ये H हाइट दोनों के लिए होगी, दोनों ट्रायंगल के लिए। ABD ट्रायंगल की भी हाइट H है, और ADC की भी हाइट H है। मानते हो कि नहीं मानते? yes, अच्छा, दोनों की हाइट H है और दोनों का बेस लेंथ क्या है, A/2 एंड A/2। तो obvious सी बात है, अगर बेस का लेंथ सेम हो और ऑल्टीट्यूड सेम हो तो एरिया क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये एरिया डेल्टा नॉट है और ये डेल्टा नॉट डैश है, तो दोनों क्या है, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट डैश, क्योंकि दोनों की हाइट है हाफ इंटू A/2 इंटू H, इट इज बोलो AH/4। क्लियर? अब मैं अगली बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आपने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दी, पहली मीडियन ने 2 पार्ट किया ट्रायंगल का एरिया वाइज, दूसरे ने भी 2 पार्ट किया इक्वल एरिया का, तीसरे ने भी 2 पार्ट किया इक्वल एरिया का। जब आपने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिया तो पूरा ट्रायंगल 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। हो रहा है कि नहीं? आपको प्रूफ करना है ये सारे ट्रायंगल के एरिया इक्वल है। ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, ये 6 के 6 ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं। हाउ डू यू प्रूव इट? क्विक, जल्दी बोलो। मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। वेल डन, लगाओ, आई एम रेडी। तो ट्रायंगल FBC और ट्रायंगल EBC का एरिया, हाँ भाई, केशव बोल रहे हैं कि ये पॉइंट सर आपने बोला ये D है, ये E है और ये F है। तो एक थ्योरम का रेफरेंस इन्होंने दिया, मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ा होगा आप सबने। मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि ये जो दोनों साइड हैं, एडजेसेंट साइड AB और AC, इसके मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे FE, तो FE इज पैरेलल टू द बेस BC एंड हाफ द लेंथ ऑफ BC। तो FE पैरेलल टू BC है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपने क्या किया सर? फिर ये जो BGC ट्रायंगल है, BGC डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 है, सेम उससे जिससे पूरे ट्रायंगल हाफ में इक्वल एरिया का प्रूफ करें। सही बात है, बिल्कुल सही सोच रहे, फैंटास्टिक, अच्छा लगा मुझको। इन्होंने बोला कि ये G है ना, ये सेंट्रॉइड का पॉइंट ऑफ तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और फिर इन्होंने बोला कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला, पहले बोलो, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं? क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम, वही सेम। मिड पॉइंट थ्योरम मत बोलो, रादर बोलो कि सेम बेस एंड सेम ऑल्टीट्यूड। 2 पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के ट्रायंगल, एरिया क्या होगी, सेम। तो ये एरिया सेम होने का मतलब है, यहां देखो, इस फिगर में देखो, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, BEC, और ट्रायंगल CFB, ये दोनों का एरिया सेम होगा। और ये एरिया है क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 6, ये किसका एरिया है, BCF का एरिया है। एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। इससे एक बात प्रूव हो गई कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैंसिल होकर के डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला का एरिया क्या हो गया, इक्वल। गुड। और ये वाला और ये वाला तो इक्वल है ही। ये क्यों? सेम बेस सेम हाइट, सेम बेस एंड सेम हाइट। तो हमने बोल दिया कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ऐसे डेल्टा 3 इज इक्वल टू डेल्टा 4, ये वाला, ये दोनों है ना, और डेल्टा 5 इज इक्वल टू डेल्टा 6, और डेल्टा 3 डेल्टा 6 के इक्वल हो गया। इसी तरह से प्रूफ कर रहे हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 4 के इक्वल हो जाएगा, और डेल्टा 5 डेल्टा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो सारे हो गए इक्वल, हो गए कि नहीं हो गए? ग्रेट। तो अब आप इसको नोट करते जाओ। The line joining centroid to vertices divide the ABC into 3 triangles of equal area. सेंट्रॉयड को वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो। ये सेंट्रॉयड को GA
जीबी जीसी अगर ज्वाइन करो तो ये तीनों लाइन ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है। जहां पर आपको लगे कि नहीं ये बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, आपके पास पूरा राइट है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा। मतलब ये ट्रायंगल इसका वही एरिया होगा जो इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, जी बी डी जी सी डी का वही एरिया होगा जो जी ए सी का। बोलो, क्योंकि इन सबका एरिया क्या है, 2 डेल्टा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है भाई कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू डेल्टा 4 इज इक्वल टू डेल्टा 5 इज इक्वल टू डेल्टा 6, तो ये हो गया 2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये तीनों ट्रायंगल का एरिया कितना है, 2 डेल्टा, है कि नहीं। और अब इन ट्रायंगल ABD देखो, ABD ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD क्या है, बोलो। AGB ट्रायंगल का एरिया इज टू GDB ट्रायंगल का एरिया क्या है, 2 डेल्टा अपॉन डेल्टा दैट इज 2 इज टू 1। मानते हो कि नहीं मानते हो। अच्छा ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों ट्रायंगल जो है इनका हाइट सेम है कि नहीं। Yes, sir. अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहां से, बी से, कहां पर, AD लाइन पर, तो यही है ऑल्टीट्यूड हो गया। Yes. ये इस ट्रायंगल का भी ये ऑल्टीट्यूड है और यही ऑल्टीट्यूड पॉसिबली इस ट्रायंगल का भी है। बोलो हाँ है ना। Yes, sir. और देयरफॉर दिस एरिया को मैं लिख सकता हूं हाफ इनटू बेस, बेस क्या है AGB का, GB नो AG इनटू ऑल्टीट्यूड H अपॉन हाफ इनटू इस वाले ट्रायंगल का जो रेड कलर से मैंने शेड किया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये इसका बेस क्या है, अरे यही तो बेस है ये GD एंड इनटू हाइट क्या है H इज इक्वल टू 2:1। बोलो है ना। Yes, sir. तो H और H कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या प्रूफ हो गया, GA अपॉन GD इज 2:1। हो गया प्रूफ कि नहीं। क्या प्रूफ कर दिया हमने, हमने प्रूफ कर दिया सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये बात प्रूफ हो गई। मतलब है कोई भी चीज को आपको क्रैम नहीं करना है। अब ये प्रूफ मैंने इसलिए बताया कि इस प्रूफ से बहुत सारे और ब्लॉक्स ओपन हुए, बहुत सारी चीजें आपको पता चली, जो कुछ बातें, कुछ थ्योरम्स रिवाइज हो गए, दो थ्योरम 11th में जो 10th में जो किए होंगे। एनीवे आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। सर सर जो आपने 2 लेक्चर्स नहीं शेयर किए थे केवीपीआई वाले, वो इंटरसेक्शन और यूनियन वाले, तो सर उसमें सर उसकी भी कोई गेम्स है तो सर शेयर कर देना सर, या सर अभी नहीं करनी उसकी, ये उसमें सर दूसरे लेक्चर के एंड में बस आपने थोड़े से क्वेश्चंस थे उसमें 7-8 जो करने थे। जो 2 लेक्चर मैंने शेयर किए थे ना, जिसमें मैंने बोला था इसको वॉच कर लेना, एक था यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ लोकस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक में ट्रांसफॉर्मेशन था कि ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। उसको देखने के बाद में आपको जो लास्ट गेम है, गेम नंबर 8, उसमें उस पर सवाल है, 2-2, 3-3, 4-4 सम हर एक टाइप के हैं। हाँ, लेक्चर को कब भेजा, कितने आप कितने केयरफुल है ना, कितने अलर्ट बच्चे हैं। ठीक है, मैं दोबारा लेक्चर तो मैंने 2-3 दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए, मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करा दूंगा, आप उसको देख लेना। और मतलब देखना ऐसा है ना कि आप नहीं देखेंगे तो आप मेरे को
मतलब कि मैं अगर आपको ना बोलूं देखने के लिए और मैं ना कराऊं तो आपको पता नहीं चलेगा। पूरे 2 साल एकदम कंफर्टेबल रहिए। आपकी इच्छा है तो देख लेंगे तो आपका एक लेवल अप हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो चल ही रहा है सब कुछ। हाँ? मैं देख लेता हूँ उसको। तो ये है, ये हटा दिया, क्लियर है ना? यस सर। Medians divide the triangle into 6 triangle of equal area. Understood? ये तो पहले ही प्रूफ कर दिया हमने। तो ये सारा एरिया इक्वल है, ये भी क्लियर है। अगला पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये कर जाएंगे कैसे? हाँ, मीडियन वाले से कर जाएंगे। जैसे मान लिया, अब एक बार कर ही लो, अपने आप कर लो, ये मत सोचो कर जाएंगे। आप अपने आप एक बार फटाफट जल्दी से आर्ग्यू कर लो कि कैसे होगा ये चीज। ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। आप मुझे बताओ क्या करूं मैं? ये D पॉइंट है, तो पहले डी का निकाल देंगे। मिड पॉइंट xd yd है मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज xd? x2 plus x3 by 2 and yd मिड पॉइंट फार्मूला, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या करें? सेक्शन फार्मूला लगा दें। सेक्शन फार्मूला लगा दें। AD का 2:1। हाँ, जो ये वाला मीडियन होगा वो AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसको हम G डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। ये 2 है और ये 1 है, तो G का फार्मूला क्या होगा? XG क्या हो जाएगा बोलो? XG, X coordinate of G, 2 multiplies to XD and 1 multiplied to X1। बोलो 2XD plus X1 divided by 3 and 2XD क्या होगा? यहां से देखो इस, हाँ, twice of XD is X2 plus X3, तो 2XD की जगह पर हम X2 plus X3 और क्या है? X1 divided by 3 हो गया। इसका मतलब आया कि ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आया? अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस। तो 3 ट्राइंगल है तो भी अरिथमेटिक मीन आएगा, 4 होगा तो भी अरिथमेटिक मीन आएगा, और n होगा तो भी अरिथमेटिक मीन आएगा। वो भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि 4 होने पर क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं, समझो। मान लो एक वर्टेक्स और है कहीं, है ना, और मान लो क्वाड्रिलेटरल, ये चौथा पॉइंट है x4 y4। अब व्हाट इज द सेंट्रॉइड? ये जो आपने G निकाला ना ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, इसको G3 लिख दो और इस G3 को ज्वाइन कर दो किससे? ये चौथी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो इसे, और इस लाइन को 1:3 रेशियो, इस लाइन को 1:3 रेशियो में जो डिवाइड करता ना, ये जैसे ये 1 और ये क्या है 3 लैम्डा इज टू लैम्डा, तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा G4, क्वाड्रिलेटरल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब ऐसा होने पर क्या होगा? ये 3 किस में मल्टीप्लाई होगा? G के कोऑर्डिनेट में, और 1 किस में मल्टीप्लाई होगा? x4 y4 में। तो क्या आएगा जरा बताओ? 3xg प्लस x4 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो 3xg क्या होगा? xg अपने अभी निकाला यहाँ पर, तो ट्रिपल xg इज x1 + x2 + x3, तो यहाँ हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइडेड बाई 4। और फिर जब पांचवा पॉइंट ऐड होगा तो ये G4 को पांचवें पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 1:4 रेशियो में, और ये ऐसे चलता रहेगा 1:5 1:6, तो nth पॉइंट ऐड करेंगे तो 1:n रेशियो में, तो अपने आप वो अरिथमेटिक मीन ही बनता रहेगा हमेशा। तो कितने भी n पॉइंट्स हैं अगर प्लेन में, तो प्लेन तो छोड़ो, अगर स्पेस में भी n पॉइंट है तो n पॉइंट से जो भी एक फिगर बनेगा, जो भी एक सॉलिड बने, कुछ भी बने, ऑक्टाहेड्रा या ऑक्टा नहीं मैं तो रहा था पॉलीहेड्रा, तो पॉलीहेड्रा सॉलिड जो बनेगा उसका भी सेंट्रॉइड क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n, कॉमा समेशन ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n, दैट्स इट। तो मीन, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ मीन पोजीशन बोलते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, राइट? ठीक है।
इफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर जॉइंट, DEF मिड पॉइंट है, तो आपने जब DEF को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है, तो 4 ट्रायंगल बन गए, देख रहे हो 4 ट्रायंगल बन गए। ये चारों ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। 1/4 कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये तो हम नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यस सर, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये और ये पैरेलल लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। यस सर, सिमिलर हो गए तो सेम भी हो गया ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एक साइड अगर इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और चारों के एरिया भी क्या है, इक्वल है, और इसके एरिया टोटल ट्रायंगल के एरिया के क्या है 1/4 है। ठीक है, तो इसको भी लिख दो। और ये तो आपको पता ही है, हाँ पैरेललोग्राम वाला रूल, कि अगर मान लो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वर्टिसेस का मिल जाएगा ना। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लिख दो फटाफट, ये लास्ट ये वाली प्रॉपर्टी लिख जाओ। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर DEF respectively, then BC CA AB as shown in the figure. D is midpoint of BC, E of CA and F of AB. Then what is x coordinate of बोलो B? x coordinate of B will be equal to, because it is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम में x कोऑर्डिनेट चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, xd प्लस xf माइनस xe, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा, yd प्लस yf माइनस ye। तो आप अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे सारे बच्चे बोलेंगे A का x कोऑर्डिनेट बोलो, A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखो आवाज नहीं आ रही है, xc प्लस xf माइनस xd। ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये तो पैरेललोग्राम का रूल लगाओ ना, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये कैसे निकलेगा, xa प्लस xf प्लस xe माइनस xd, एंड सेम ya इज इक्वल टू yf प्लस ye माइनस yd। तो ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिख दो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो व्हेन यू ड्रॉ द मिड पैरेलल लाइंस दे डिवाइड द एंटायर ट्रायंगल इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। If two vertices of triangle are x1 y1 and x2 y2 and centroid has coordinate alpha beta, what is the third vertex? Write it down. हाँ ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज अल्फा, x1 प्लस बाय 3। तो ऑब्वियसली अगर मुझे x3 चाहिए तो व्हाट डू आई डू, ट्रिपल अल्फा माइनस x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू x3, एंड ऐसे y3 इज इक्वल टू ट्रिपल बीटा माइनस y1 माइनस y2। तो सेंट्रॉइड की जब हम बात करेंगे तो इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्शन से क्लियर होने चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सेंट्रॉइड पे 1-2 सम्स फटाफट करो। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नहीं, क्वेश्चन ये है कि if the coordinates of the, लिखते जाओ, if D E F be the midpoints of ABC AB BC CA respectively,
D, E, F are the midpoint of triangle A, B, C, मतलब A, B, B, C and C, A, such that the x coordinate of D is 1, 0. The coordinate of D is 1, 0 and that of F is that of E is 0, 1. Given the centroid of triangle ABC is 2, 3. Then find the coordinate of A. Find the coordinate of A. कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, गुड। जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सुप्रीत आपने क्या बताया? ओके, एक्स कोऑर्डिनेट 6, कितने लोग आ रहे हैं? वाई कोऑर्डिनेट 7। चलो, दोनों का आंसर 6, 7 आ गया। हाँ, एक आई ऑब्वियसली, एक्स का नहीं, एक। अब जिसका इसका आ गया, बताओ मुझे क्या किया? 3 इक्वेशन बनाई, कौन सी? a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू डी, मतलब मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से हैं। ओके, तो जैसे आपने बोल दिया कि ये है तुम्हारा एक्स ए वाई ए और ये है एक्स बी वाई बी और ये है एक्स सी वाई सी। गुड। तो आप इन्होंने बोला कि देखो एक्स ए प्लस एक्स बी है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इज 2, एक्स ए और एक्स बी का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स ए और एक्स बी का सम क्या हुआ? 2 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया। और क्या इक्वेशन आएगा? एक्स बी प्लस, अच्छा जी, एक्स बी प्लस एक्स सी आ गया। क्या आया? 0 आ गया। और क्या इक्वेशन बन गया? वाई ए प्लस वाई बी भी बन गया। वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू, बोलो, 0। एंड वाई बी प्लस वाई सी क्या आ गया? ये तो आपको क्लियर कर दिया हुआ। और कुछ दिया हुआ? हाँ, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी तो दिया हुआ है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है कितना? 6। और वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है 9। वेरी करेक्ट। तो ये कहां से आया? हमारा सेंट्रोइड की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां से आ गया ना, जी से। क्लियर है?
जी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ था ना, यहाँ से आ गया। अब भाई ऑब्वियस ही बात है कि एक्स ए और एक्स बी का सम 2 है, तो एक्स सी आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये 2 है तो एक्स सी क्या है यार? 4, तो सी का एक्स सी की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा जी, और वाई सी क्या आ गया? वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू 0 है, तो वाई सी क्या आ गया? 9, तो ये 9 आ गया। और एक्स बी प्लस एक्स सी क्या दिया हुआ है? 0। एक्स बी प्लस एक्स सी अगर 0 दिया हुआ है, ये 0 है, तो एक्स ए क्या आ गया? एक्स ए 6 आ गया। और वाई बी प्लस वाई सी क्या दिया हुआ है? 2। वाई बी और वाई सी का सम 2 दिया हुआ है, तो इसमें अगर यहाँ पर 2 डाल दो तो वाई ए क्या आ गया? 7। तो ये तो मैंने सिर्फ ए पूछा था, आप चाहे तो सारा निकाल लीजिए, आपको ये वाला भी निकल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा, और ये वाला भी मिल जाएगा। हाँ वही मैं बोला, अगर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं ना सेक्शन फार्मूला से, तो आंसर आ गया आपका, देखा ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें। लेकिन अगर इसको एकदम बिल्कुल डायरेक्टली आंसर तक जाना है, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि जो ये डीसी लाइन देख रहे हो, डीसी, ये डीसी लाइन जो है वो ये बड़े वाले ट्रायंगल की भी मीडियन है और इसकी भी मीडियन है। इसी तरह से जो ए है ये दोनों की मीडियन है, और बी एफ जो है ये भी दोनों की मीडियन है। तो दोनों ट्रायंगल का, एक बड़े वाले ट्रायंगल का और डी एफ का, दोनों का सेंट्रोइड क्या होता है? सेम। इसको लिख लो कहीं पर नोट करके, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख दो क्या, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सेम एज दैट ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। मतलब किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है, उसका सेंट्रोइड और ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम होगा। मतलब अगर आप इसको और इसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाएंगे, उसका सेंट्रोइड भी क्या होगा? सेम रहेगा। और ये कहानी करते जाओ तो अल्टीमेटली ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे इंफिनिटी तक, तो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, सेंट्रोइड पर ही आ जाएंगे स्ट्रेट में। तो ठीक है, जो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाता कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि डी एफ, इससे एफ का कोऑर्डिनेट आ जाता है, और एफ का कोऑर्डिनेट जैसे ही आता आपका काम खत्म, क्योंकि एफ का कोऑर्डिनेट आ गया तो एफ प्लस डी माइनस ई करके ए का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाता है स्ट्रेट में। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं करने के। चलिए अच्छी बात है। तो ट्रायंगल एबीसी एंड डी एफ आर सिमिलर, ये तो मैंने वो प्रूफ किया कि 1/4 क्यों होता है, इसको छोड़ो, आगे चलो। हाँ जी, इसमें से थोड़ा फास्ट जल्दी आंसर करो सभी लोग। मतलब ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा राइज करेगा, आपको जल्दी से खत्म करना है। सेंट्रोइड वाले पार्ट पे ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसको पहले से भी आप जानते हैं। तो 30 सेकेंड ईच। 2 vertices of triangle are this centroid is this, find the third vertex। ये तो स्ट्रेट अवे था क्लियर, वर्बल प्रॉब्लम है। सेंट्रोइड का ट्रिपल, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आएगा? 3 times x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ b, क्या आ जाएगा जी? इसका ट्रिपल किया तो 0 माइनस 1 प्लस 5, इट इज एक्चुअली माइनस। एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आ जाएगा? वेरी करेक्ट। ठीक है जी। तो थर्ड वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट आ गया -4, -15। बी पार्ट बोले द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस एंड दैट,
एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बी दिस. सिंपल. क्लियर कट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सेंट्रॉइड अगर 5 है तो 1 प्लस h माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 माइनस 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1. ये सेंट्रॉइड के फार्मूले से आपको मिला. एज सेंट्रॉइड इज 20 आ गया. हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है. चलिए तो यहां से h की वैल्यू आपको क्या मिल गई थी और यहां से k की वैल्यू क्या मिल गई? -3 तो -2 आ गया. अब h और k की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दो तो ये एक्सप्रेशन जो हमें कैलकुलेट करना था, h मतलब 18 प्लस k मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस h मतलब 18 एंड 3k -6 का होल स्क्वायर. हाउ मच इट इज? 16 square is 256 and 144. This is total how much? 400 and इसका वैल्यू क्या है? 20. So it is straightforward, as simple है. Next C part. पहला हो गया, पहला हो गया, पहला हो गया बिल्कुल सही, क्योंकि आपने पहले तो सेंट्रॉइड निकाला ही होगा. वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, दिस एंड दैट. तो सेंट्रॉइड x कोऑर्डिनेट ऑफ G क्या आया? 1 प्लस 2 प्लस c स्क्वायर बाई 3. इट इज c स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 and you know that c square by 3 is always positive और पॉजिटिव में 1 ऐड के इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करना है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. सो क्लियरली डजंट, क्लियरली सेंट्रॉइड DG डोंट लाई ऑन, यस, डोंट लाई ऑन y एक्सिस. इसी तरह से ये तो पहले पार्ट का आपने आर्गुमेंट दिया. दूसरे पार्ट का आर्गुमेंट क्या देंगे आप? y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू a plus b minus 3 by 3. और बोल रहे हैं क्या? फाइंड द कंडीशन दैट सेंट्रॉइड लाइज ऑन x एक्सिस. तो G lies on x axis only if y coordinate is 0. तो आ जाएगा a plus b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. तो अगर a और b का सम 3 होगा तो सेंट्रॉइड y x एक्सिस पे लाई करेगा. क्लियर है? सिंपल है. अगेन 1 मिनट ईच, 1 मिनट ईच. पहले पार्ट के लिए भी 1 मिनट, उसी में पढ़ना है, समझना है, आंसर करना है. और दूसरे के लिए भी 1 मिनट. कैपिटल D is -2, 3. कैपिटल E is 4, -3. कैपिटल F is 4, 5. मिड पॉइंट्स दिया हुआ ट्रायंगल का. एक ट्रायंगल ABC है, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सारे गिवन है. D is मिड पॉइंट ऑफ BC. तो BC का मिड पॉइंट D है, तो D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3. E दैट ऑफ CA, CA का मिड पॉइंट E है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -3. एंड F ऑफ AB, इसका मिड पॉइंट भी दिया हुआ है 4, 5. AB का मिड पॉइंट. अब बोल रहे हैं क्या? G कोऑर्डिनेट किसका? G क्या है? सेंट्रॉइड है. तो क्या पूछा है आपसे? AG
स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर माइनस सीजी स्क्वायर का रूट लेना है। एजी बीजी सीजी चाहिए तो उसके लिए आपको ए वर्टेक्स भी चाहिए और सेंट्रॉइड भी चाहिए। सेंट्रॉइड तो मिल जाएगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जी? तो देयरफॉर सेंट्रॉइड जी, बिकॉज डीईएफ का सेंट्रॉइड और एबीसी का सेंट्रॉइड क्या है? सेम। तो जी का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आएगा बोलो? 4 + 4 8 - 2 6/3 6/3 comma 5 - 3 and 3 तो 5/3 तो it turn out to be 2 5/3। ये तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया जी। और एबीसी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा भाई? पैरेललोग्राम लॉ से आएगा। वेरी करेक्ट। ए का कोऑर्डिनेट बोलो। हाँ जी, ए का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम बोलेंगे 4 + 4 -2 + 2 कॉमा 5 + -3 तो -3 -3। तो एक्चुअली देखो तो ये आ गया 4 4 8 2 10 10 कॉमा -1। वेरी करेक्ट। डी का बोलो। अब ये वाला पैरेललोग्राम देख लो, ये FEDB तो एडजेसेंट का सम 4 - 2 2 - 4 -2 -2 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -2 5 3 8 8 -3 8 + 3 11। सी का कोऑर्डिनेट 4 + -2 2 2 - 4 is -2 3 and -3 कैंसिल हो गया -5। तो जब सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिल गए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आपको सिर्फ डिस्टेंस ही तो निकालनी है। आ जाएगा। क्या लिखेंगे? एजी मतलब व्हाट? एजी का कोऑर्डिनेट बोले। एजी का 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस 8/3 का होल स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर बाय 9। ऐसे दूसरा जाओ, बीजी का स्क्वायर 0 बीजी तो ये बी है साहब और ये जी है। बी यहाँ है और जी तो आप देख ही रहे हो। 16 4 स्क्वायर। हाँ जी, ये हो गया तुम्हारा 6/3 + 2 किया तो कितना आया? अरे एक्स बी जी लिख रहे हैं ना, तो 6/3 + 2 का होल स्क्वायर 6/3 + 2 जो हो गया वो 12/3 हुआ। 12/3 में तो 4 हुआ ना। 4 का 16 और अगला 28 स्क्वायर 5/3 -11 -28 स्क्वायर 11 - 5/3 कर दो तो कितना है? 33 - 5 कितना हुआ? 28 28 का होल स्क्वायर बाय 9 एंड लास्ट माइनस लास्ट वाला लिख दो बस। कहाँ पर? कोई वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट में? हाँ, ए सीजी भी बता दो भाई। सीजी अच्छा, मैं क्या कर रहा था यार, ये सीधे 4 कर देना था ना। हाँ एनीवे, हाँ लास्ट वाला बता दो क्या गया? 16 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 20 स्क्वायर बाय 9 माइनस होगा। अब इसमें देखो तो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये और ये कैंसिल हो गए और ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या आंसर आ गया? फाइनली कैलकुलेट कर लिया कि नहीं? ये दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं?
1/9 कॉमन ले लो अगर, ये 8 स्क्वायर इंटू 10/9 है फर्स्ट दो का सम, और इन दोनों का करो तो 1/9 कॉमन लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 28 माइनस 20 एंड 28 प्लस 20, 48 इंटू 8। अब आप सिंप्लीफाई कर लेना यार, 9 तो बाहर ही आ जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या आया जल्दी बताओ, 640 प्लस ये कितना है, 384 हाँ 384 है। चलो ठीक है, अब आगे जो भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा कर लेंगे। बी पार्ट का आंसर करो क्विक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मिड पॉइंट ऑफ दिस छोड़ जाने दो, हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाओ। हाँ जी जल्दी आंसर करो। बोल रहा है इफ अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज 1,1, द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स आर -1,2 एंड 3,2। डायग्राम साथ के साथ बनाएंगे तभी समझ में आएगा, पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। -1,2 and 3,2. And 1,1. ऐसा कुछ है बोल रहे हैं, चलो सोचो। इफ द एक वर्टेक्स ए दे दो, मान लो इसको नेम ए कर दो, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,1 और ए से पास होने वाली दो साइड्स हैं और उन दोनों साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, एक दिया हुआ -1,2 और दूसरा क्या दिया हुआ 3,2। अब बोल रहे हैं देन द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज, क्या होगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आप हाँ आप ऐसे सोच लो कि मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो क्या किया जल्दी बोलो। हाँ थर्ड साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से मिल सकता है, तो वो निकाल लिया हमने और फिर बात खत्म हो गई। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, हाँ जैसे मान लो अगर ये D है और ये E है, तो ये F का कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है ना, क्या होगा, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्या लिखें 1,2 + 2 4 -1 is 3। अब ये ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड किसका होगा, बिल्कुल सही बात। तो हो गया, खत्म हो गया। मैं इसका नेम कर दूं, इसको B कर दूं, इसको C कर दूं, एनीवे तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट G का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, दिस प्लस दिस, 3 + 1 4 -1 3/3 एंड दूसरा क्या जाएगा 2 + 3। हाँ कुछ बोल रहे थे। एक सेकंड, बिल्कुल 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 1,7/3 है, बिना करे हुए क्या करेंगे, बिल्कुल सही बताओ सर, क्योंकि ए जो लोवेस्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 1 है, तो सेंटर का पॉइंट 1 से ज्यादा नहीं है, तो 1/3 नहीं हो सकता, माइनस तो हो ही सकता है। हाँ इन्होंने देखो क्या किया, ये सब करना चाहिए
बट प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कम और एग्जाम में ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। अगर ऐसी कोइंसिडेंटली सिचुएशन हो, जैसे इन्होंने बोला कि जो लोवेस्ट वर्टेक्स है वो तो यही है, क्योंकि ए से ऐसे फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल ऊपर की तरफ, तो सेंट्रायड भी ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, तो इट विल हैव ऑलवेज द y कोऑर्डिनेट लार्जर देन 1। तो उस केस में y कोऑर्डिनेट लार्जर देन 1 की बात करो तो इसमें y कोऑर्डिनेट लार्जर देन 1, तो इसमें भी y कोऑर्डिनेट लार्जर देन 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो तुमने कैसे रूल आउट किया? ये x कोऑर्डिनेट लार्जर देन 1 होगा, ये कैसे तुम बोल सकते हो? हाँ, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये तो क्लियर है। तो इसका मीडियन अगर आप यहाँ ये आप बोल रहे हो कि इसका ये परपेंडिकुलर देख लिया, सर इसका मीडियन जो है वो वहीं पे जाके मिलेगा, इसका मिड पॉइंट तक ही जाएगा। वो बात तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका अगर मिड पॉइंट इधर इस साइड आ रहा है तो उसका भी मिड पॉइंट पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। तो उसमें आप ये कैसे बोलोगे जो तुमने रूल आउट किया उसका मीडियन बिना निकाले हुए? डी उसे क्या हो जाएगा? बट ये बहुत मतलब इतना इजी ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, ऑब्वियस है। आप वो परपेंडिकुलरिटी आप देख लो कि ये ऐसा है, नहीं कुछ नहीं, आप जो कर रहे हो इसी तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,7/3 जैसे निकाला आपने, मतलब क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम्ड इसीलिए है कि आपको ये जब दिया, ये वर्टेक्स दिया, ये वर्टेक्स दिया और ये वर्टेक्स दिया, तो आपको तीसरा मिड पॉइंट मिल जाएगा, और मिड पॉइंट का जो सेंट्राइड होता है वही ट्रायंगल का सेंट्राइड होता है। सीधे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना और उसी से निकालना, बाकी सारे जो चीजें हैं वो अवॉइड करो, कोई फायदा नहीं इसमें। 4th पॉइंट पे जाओ। हालांकि वो करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, अगर इस तरह के ऑब्जर्वेशन से अगर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मतलब इसमें एग्जैक्टली अगर हम ये ट्रायंगल ना भी बनाते ना तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो डायग्राम ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं बनाने के बजाय अगर मैं मान लो ऐसे ही बना देता है, ऐसे रफली, मुझे नहीं पता है कि वो वर्टिसेस कहाँ लोकेटेड हैं, कैसे हैं, सिर्फ हाँ सिर्फ ये मैं बोलता कि ठीक है मान लो ABC ट्रायंगल है और मान लो कि ये मिड पॉइंट्स हैं और इसमें से 2 मिड पॉइंट दिए हुए थे। कौन से मिड पॉइंट दिए हुए थे? तो एक वर्टेक्स दे दिया, मान लो ये वर्टेक्स दे दिया, तो ये वाला मिड पॉइंट दिया और ये मिड पॉइंट दिया हुआ, तो अपने आप आपको सूझेगा कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? क्या सूझेगा? सूझेगा सिर्फ यही कि भाई अगर मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, तो आपको कितने लोगों को दिख रहा है कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम लगना ही चाहिए। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? ये और पैरेललोग्राम बना तो ये वाला कोऑर्डिनेट अपने आप आएगा ना, नेचुरली, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करने का। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? वही जैसे कैलकुलेट किया आपने 1, अब जब ये आ गया तो भाई ये भी मिल गया और ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो अब तो आपके पास चॉइस है। अब चाहो तो BC निकाल लो, अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपके पास में है तो ABC का ही निकाल लो। और अगर आपको याद है वो प्रॉपर्टी जो अभी डिस्कस हुई कि ये जो ट्रायंगल आएगा इसका सेंट्रॉइड और हाँ जी ABC का सेंट्रॉइड सेम होगा, तो इसलिए ये सेंट्रॉइड सेम होगा, बस तो इसी का सेंट्रॉइड निकाल के आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाइए। अगला 4th क्वेश्चन क्या दिया? अल्फा बीटा गामा इसके इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ऐसा बोल रहे हैं। x³ माइनस 3ax² प्लस 3bx माइनस 2 = 0। अब जरा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर इन जनरल, आई होप यू नो,
अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा, पॉलिनोमियल्स किया था ना बेसिक 10th में, तो पॉलिनोमियल में आपको ये बताया गया था क्या कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c bx क्यूब मान लो है, और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, और इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा, और x माइनस गामा भी फैक्टर होगा, और बिकॉज इक्वालिटी होल्ड करनी है तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा, इधर ए एक्स क्यूब है तो इधर क्या कर दो a, इसका मतलब है आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू ये क्वांटिटी क्या किया मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड में जो आएगा ए से डिवाइड करने के बाद वो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। बोलो आएगा कि नहीं? पहले देखो तीनों x मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला टर्म तो आपको कोई डाउट नहीं है, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं, 2x और एक कांस्टेंट, मान लो ये x है और ये वाला x मल्टीप्लाई हुआ किससे? गामा से, तो आपको मिलेगा x इंटू माइनस गामा, क्या बनेगा? माइनस गामा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या बनेगा? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और माइनस बीटा इंटू ये वाला x और ये वाला x माइनस, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर को मैंने क्लब कर दिया, तो माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दो कांस्टेंट वाला टर्म और एक एक्स और रिमेनिंग दो ब्रैकेट के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के ये वाला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधे कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट तीन रिलेशन आते हैं, एक आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट का सम। कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा? हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा S2, जिसको समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू क्या है? C ओवर A, और तीनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस D ओवर A। तो ये रूल जो है आपको याद रहना चाहिए। इसको याद रखने के लिए थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं एक तरीका, उससे और भी दिमाग में सेट हो जाएगा ये। अगर एक सिंगल रूट का सम करना है तो क्या आएगा? तो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट कोएफिशिएंट। सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है? B, और हाईएस्ट डिग्री वाला का कोएफिशिएंट क्या है? A, तो B अपॉन A, और वन ऑड है, एक रूट ले रहे हैं ना, सिंगल रूट ले रहे हैं तो वन ऑड है, ऑड के केस में नेगेटिव आएगा, तो माइनस B बाई A। अब दो रूट ले रहे हैं, दो रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, 3 नंबर है, तीनों का दो का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो अल्फा बीटा से प्रोडक्ट, अल्फा गामा से और बीटा गामा से, तो इन तीनों का सम क्या आएगा? तो बिकॉज 2 ले रहे हैं तो 2 इवन है, तो इवन के केस में पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव। और तीसरा वाला कोएफिशिएंट क्या है? अरे ये कोएफिशिएंट का रेशियो तो ले चुके हैं, अब ये तीसरे टर्म का कोएफिशिएंट का C ओवर A, तो प्लस C बाई A, क्लियर है? और जब 3 लेंगे, तीन रूट, तो अल्फा बीटा गामा 3 ही रूट है, 3 रूट का एक ही ग्रुप बनेगा, अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होगा? हाँ, ऑड है इसलिए नेगेटिव D अपॉन A। तो एक बार दिस अपॉन दिस, एक बार दिस अपॉन दिस, और फिर दिस अपॉन दिस। है पैटर्न याद रहेगा कि नहीं? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन ऐसा है, एक 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके 3 रूट होंगे, अल्फा और बीटा और गामा। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 2, वेरी गुड, 2। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? हाँ, तो दो है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 6/2 क्या आया? 3,
और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा? हाँ, माइनस ऑफ -9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? चलो अब इस क्वेश्चन को करो। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा, बताते जाओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? 3a। और अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा 3b। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इट इज इक्वल टू 2। इतनी बात तो आपने निकाल ही दी। अब पूछा क्या था आपसे? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3a square minus 2b, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई 3। इसको क्या लिखा आपने? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3। और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या थी? 3a। तो 3a का होल स्क्वायर कितना आया? 9a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, हाँ जी, इसकी वैल्यू आई हमारी 3b। तो ये 3b डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 9a स्क्वायर माइनस, 3a square minus 2b आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 3 कैंसिल करके आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2b। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? तो y कोऑर्डिनेट तो क्लियर आ गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ g निकालना है तो 2 कॉमन लेकर के आएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा जिस बाई 3। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और ये एक वैल्यू कितनी है? 3b। और ये कितनी है? 2। तो 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया? b आ गया, b। अरे 2 इंटू 3b डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा बीटा गामा क्या था? 2। तो बस 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो b आ जाएगा। क्लियर है सेंट्रॉइड का? तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज हुआ। आगे चलो। हाँ, इसमें कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं। इसमें कैलकुलेशन क्या था? वो अभी आपको, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज करते हो ना, तब आपको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। जो यूज टू है उसके लिए तो एक मिनट भी नहीं लगेगा करने में। उसको तो रिलेशंस दिमाग में रहते हैं ना, कि सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो सीधे देखा तो उसको दिख जाएगा। रेसिप्रोकल का सम है, एक सिंपल स्क्वायर का सम है, तो आइडेंटिटीज यूज होगी। चलिए, अरे ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो अभी देख रहे हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। करके बताओ जल्दी से। बोल रहे हैं तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जब ये जो नेम होते हैं ना, दे मेक्स नो सेंस। अगर उन्होंने इक्वेशन दे दिया तो आप इसका बर्डन मत लेना कि यार ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है। हालांकि आपको पता है, क्लास में डिस्कस हो चुका है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जिनकी जो हाइपरबोला के दोनों एसिम्पटोट के बीच एंगल 90 हो जाए तो a इक्वल टू b हो जाता है। तो वो ये, हालांकि वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का इक्वेशन होता है, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। उसके पीछे ये वजह है कि इसका कोऑर्डिनेट फ्रेम को रोटेट कर दिया गया है। 45 डिग्री से अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दो तो वही इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तभी उसके चक्कर मत पड़ो। पर्पस सिर्फ ये है कि बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस इस पर लाई कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? एबीसी ट्रायंगल के वर्टिसेस एक्स वाई इक्वल टू 1 पर लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तीनों वर्टिसेस के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के
रेसिप्रोकल है बस। अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? हाँ, तो एब्सिसा उन्होंने दे दिया। एबीसी के x कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो कोऑर्डिनेट दिख गए कि नहीं? क्या कोऑर्डिनेट है जल्दी बताओ। तो जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सेज दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर रिस्पेक्टिवली अल्फा कॉमा बीटा, नहीं दादा, अल्फा कॉमा 1 by अल्फा, एंड बी का आ गया मान लो बीटा कॉमा 1/बीटा, एंड सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? गामा 1 by गामा। क्यों हुआ ये? सबको समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1। ओके, तो ये जो पहली 3 लाइन है इसका मतलब आपने इंटरप्रेट कर लिया। आगे बढ़ो। ये आपने इंटरप्रेट कर लिया कि इसका मतलब क्या है। नाउ गो अहेड। आगे क्या बोल रहे हैं मुझे बता, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और बताते जाओ। अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे क्या सीखा आपने? वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3p, और अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अच्छा, बीटा एंड गामा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे क्या कंक्लूड करेंगे? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्यू, वेल डन, और बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 4। दिस इज थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। आगे और क्या, और भी कुछ दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? गामा अल्फा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहां से क्या है बोलो? गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2r, एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूज मत करना, ये r है तो r लिख दो ऐसे, एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 8। हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? 6 इक्वेशन we have. How many unknowns you have to determine? 3. Don't tell me. 3 ही है? Yes. P Q R B unknown नहीं है क्या? उनको ही है, उनको ही चाहिए है। और अल्फा बीटा गामा क्या है? नोन है? नॉन ही है वो इतना। नहीं, नोन निकल जाएंगे वो अलग बात है, बट अननोन है कि नहीं? अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू हमें निकालनी है, और P Q और R की भी निकालनी है ना? निकालो, चलो सोचो फटाफट जल्दी से। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए 6 में से? 2, 6 और 4। ये और ये और ये। ऑब्वियसली जिसमें पी क्यू आर ना हो, प्योरली अल्फा बीटा गामा, तो 3 इक्वेशन है जो अल्फा बीटा गामा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इन तीनों इक्वेशन से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इंटू गामा मल्टीप्लाइड बाय गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? 64। तो अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर क्या हो गया? 64। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? आइदर 8 और -8 नेगेटिव ऑफ 8। प्लस 8 आएगी सर, सारी बोल रही है। हाँ प्लस 8 ही आएगी। क्यों? अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के प्रोडक्ट है, सब पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। कहाँ लिखा हुआ? या तो उससे सेम साइन हो जाएगा। हाँ, अल्फा बीटा, इन्होंने बोला कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है? 2। अल्फा बीटा 2 है, और बीटा गामा क्या है? 4 है। गामा अल्फा क्या है? 8 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं, नहीं, इससे ये हो गया कि अल्फा बीटा सेम साइन के हैं, और बीटा गामा भी सेम साइन के हैं, गामा अल्फा भी सेम साइन के हैं, तो सारे नेगेटिव ही हो सकते हैं। हाँ जी, चलो अभी हम लोग +8 से कैलकुलेशन कर रहे हैं, -8 से करेंगे तो वहां से हो जाएगा, उसकी बात नहीं है अभी आगे। चलो जी, अब इसके बाद क्या करें जल्दी बोलो। हाँ, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ अल्फा बीटा, ये थर्ड इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट करो, तो गामा क्या है? गामा आ गया 4, और बीटा गामा 4 है, बीटा गामा को 4 डालो तो अल्फा 2 आ गया।
और गामा अल्फा को 8 डालो, गामा इंटू अल्फा 8, तो बीटा क्या आ गया 1। एक सेटअप पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरी सेटअप पॉसिबिलिटी यहां से निकल जाएगी ना अपने आप, -4 -2 -1। एनीवे अल्फा बीटा गामा अगर आ गया तो पी क्यू आर भी आ गया कि नहीं। अल्फा और बीटा 2 and 1 यहां डालो, 2 + 1 3, तो 3p = 3। दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही बीटा प्लस गामा 5 इज इक्वल टू क्यों, एंड गामा प्लस अल्फा, गामा और अल्फा को ऐड करो ना 6, तो 6 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू क्या आई 3, तो ये पी क्यू आर भी आ गया। तो यू हैव फाउंड द पी क्यू आर, यू हैव फाउंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये कुछ बात हो गई हमारी किसके बारे में, सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और सेंट्रॉइड पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर लो, लिख दो ऑर्थो सेंटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑर्थो सेंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ऑर्थो मतलब क्या होता है, ऑर्थो मतलब नॉर्मल, ज्योमेट्री में ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है। तो लिखेंगे ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट and their point of intersection is called orthocenter of triangle, and their point of intersection is called orthocenter of triangle. Denoted by either h, usually हम इसको कैपिटल h से डिनोट करेंगे, समटाइम्स इसको हम कैपिटल O से भी डिनोट कर देते हैं। वैसे नॉर्मली जो नोटेशन है कैपिटल O इज फॉर सर्कमसेंटर। तो आप क्या करो, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ये है ऐसा मान लो, ऐसा एबीसी ट्रायंगल है, और हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए क्या है, तो ए से जब बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऐसे बी से सी ए लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो और सी से ए बी पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये तीनों परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, इसी बात को बोल रहे हैं कि दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो ए एल एक ऑल्टीट्यूड है, बी एम एक ऑल्टीट्यूड है, और सी एन तीसरी ऑल्टीट्यूड है। एल एम एन आर फुट ऑफ perpendiculars from the vertex A to respective BC and C, B from CA, B to CA and C to AB। और ये पॉइंट हमारा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो सेंटर H। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। A का कोऑर्डिनेट मान लो आपको दिया हुआ है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, फिर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपके लिए जो बेसिक जेई के लिए तो कोऑर्डिनेट ही इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे, कैन यू टेल मी। अगर हम h का कोऑर्डिनेट सब कई दो तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है कि नहीं आता है। तो can we write the equation of AL? AL is a line which is perpendicular to BC and passing through A, और BC का स्लोप पता है कि नहीं? Yes, sir. What is the slope of BC? बोलो। y3 minus y2 upon x3 minus x2, and BC मान लो इसको हमने बोल दिया m, नहीं m क्या बोल दिया, ऐसे रहने m1 बोल दे, m1। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं व्हाट इज स्लोप ऑफ CA,
y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। मान लो इसको हम m2 बोल दें। अब व्हाट इज द इक्वेशन, देयरफॉर ये मेथड 1 मैं बता रहा हूं, मेथड 1 इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड al क्या होगा, al का इक्वेशन क्या होगा? तो एक ऐसी लाइन जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और जिसका स्लोप m1 का क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलो, माइनस 1 अपॉन m1 टाइम्स x माइनस x1। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ, हाँ इक्वेशन ऑफ bm ले लो, bm जो ऑल्टीट्यूड है उसका इक्वेशन बोलो क्या लिखें, कहां से पास कर रही है, x2 y2, b पॉइंट से पास करने वाली लाइन, और इसका स्लोप क्या होगा? तो भाई अगर m1 ये था तो हमने बोला कि स्लोप ऑफ al, कोई आपसे बोले कि al का स्लोप क्या है, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप आपने बोला -1/m1। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि bm का स्लोप क्या होगा, bm लाइन का स्लोप क्या होगा, m फॉर स्लोप क्या लिखोगे, -1/m2। तो आपको स्लोप मिल गया किसी लाइन का और वो इस पॉइंट से पास कर रही, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो, y माइनस y2 इक्वल टू -1/m2 x माइनस। अच्छा, अगर आपको दो लाइंस का इक्वेशन मिल गया तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते कि नहीं, बस लिख दो, सॉल्विंग 1 and 2, solving equation 1 and 2, get the coordinates of ऑर्थोसेंटर, क्योंकि ऑर्थोसेंटर ये दोनों लाइन पर लाई कर रहा है ना, ऑर्थोसेंटर H। एक तरीका ये है, और आई थिंक अभी के लिए बिकॉज आपको स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स आता है तो ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज अगर ये नहीं करते तो और आपके पास दूसरा मेथड क्या, वो भी मैं बता देता हूं। मान लो कि ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट बी, लेट h बी x, y। जो अननोन है इसका कोऑर्डिनेट हमने xy एज्यूम कर दिया। अगर xy इसका कोऑर्डिनेट है तो आप ये बात तो जानते हो ना कि एच ए इज परपेंडिकुलर टू BC, बोलो, चार लोगों की मुंडी हिल रही है, 5 लोग तो एकदम सिद्ध पुरुष होके बैठे हुए हैं, एकदम जैसे होता है ना भगवान, एनलाइटेंड लोग, एकदम जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो और वो मोह माया से मुक्त हो चुके हो एकदम बिल्कुल, उनको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम ध्यान में ऐसे, मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम परम आनंद में एकदम बिल्कुल। तो उस ध्यान मुद्रा से बाहर निकलो, आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। आपका थोपड़ा देख करके मुझे समझ में आ जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे, तो आप बोलेंगे, रिएक्ट करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो मोस्टली गलत मैसेज जाता है। और यहां बुलाने का यही पर्पस है कि क्लास के अंदर में कब बीच में कोई ड्रॉप हो गया, एक्सक्यूज तो है ही, नेट खत्म हो गया था, नेट। तो यहां आने पर वो समझ में आता है कि आप कितने ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं। HA परपेंडिकुलर टू BC, ये देखो ये HA लाइन है, ये लाइन BC के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, तो स्लोप ऑफ HA इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। तो यहां से एक रिलेशन आएगा कि नहीं XY में, एक इक्वेशन यहां से आ जाए, वो एक्चुअली जो इक्वेशन आएगा ना, वो इक्वेशन इसी AL का इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन आ जाएगा अपने आप। जैसे HA का स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय BC का स्लोप क्या लिखोगे, y3 माइनस y2 अपॉन, और इक्वल टू -1 करोगे बेटा तो वही वाला इक्वेशन आ जाएगा जो यहां मैंने लिखा हुआ है, सेम इक्वेशन आएगा। इसी तरह से एक और काम कर लो, कौन सा है, HB इज परपेंडिकुलर टू, HB इज परपेंडिकुलर टू AC, क्यों H सही है ना,
तो इसका मतलब है कि एच बी का स्लोप और AC के स्लोप का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, यहां से और रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे दो इक्वेशन आके सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हाँ, एक में इक्वेशन ऑफ लाइन का नॉलेज जरूरी है, दूसरे में नहीं जरूरी। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन आपने ना पढ़ा होता, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा होता, सिर्फ आपको स्लोप का तो बता दिया था ना, स्लोप का कॉन्सेप्ट बता दिया था, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन सेगमेंट का कंडीशन पता है आपको, तो आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस, दैट्स इट। ठीक है, बट बिकॉज आपको आता है इसलिए मैंने बोला कि ये कर लो, ज्यादा आसान है, ऐसे करो तो भी ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब आप ऑर्थो सेंटर मतलब कि आप जाएंगे, जो आपका गेम नंबर 5 था उसके सवाल तो सारे लगभग हो गए, इक्का दुक्का अगर कोई सवाल नहीं हो तो उसको देख लेना आप। गेम 6 में ऑर्थो सेंटर है शुरू में, तो ऑर्थो सेंटर वाले जितने क्वेश्चन है सब ट्राई करेंगे। डन, ठीक है। ऑर्थो सेंटर के सम करेंगे, प्लस आपका जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 और 2 के बाद जो 3 वाली एक्सरसाइज है, हाँ, उसमें आप पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल में जाएंगे तो जितने भी सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड सवाल है वो कर सकते हैं। क्लियर, तो कम से कम 10-12 सवाल आप अटेम्प्ट मारेंगे तो जाके कंफर्ट लेवल आ जाएगा, बाकी डिस्कशन कल होगा, राइट। हाँ, ना सारे मतलब गेम 5 पूरा कर सकते हैं, गेम 5 का तो पूरा कर सकते हैं, गेम 6 के केवल ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको अगर आइडिया है तो उसके आगे भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी डिस्कशन कल होगा, जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे वो कल डिस्कस हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएगा ये पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल। हाँ, देखते हैं कल, नहीं तो परसों तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा।